साथियों नमस्कार। मैं इस समय खैरासैंण पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के घर में हूं और उनके भतीजे हैं भाई कुलदीप रावत जी हमारे साथ में। रावत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपको दिखाऊं कि ये रोड जो है सीधे सतपुली गई है और यही रोड जो है सतपुली से ये नगधार और कौन सा गांव बताया आपने उधर, डौर गांव जो है वहाँ के लिए रोड है। यहाँ से कितना किलोमीटर है? करीब होगा 4-5 किलोमीटर। तो 5-6 किलोमीटर यहाँ से नगधार है। सामने गांव दिखाई दे रहा है। इस समय काफ़ी थोड़ा धुंधला है लेकिन हम आपको पहाड़ी दिखा रहे हैं और इन गांव के लोगों को भी एक बड़ी राहत मिली है और इस सड़क से 6 किलोमीटर कम भी पड़ता है। तो इस समय हम जो है ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री, और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में बता दूं कि उन्होंने शिक्षा भी यहीं से ग्रहण की है और समर्पित जन नेता बनकर के कार्य किया। पार्टी के लिए बहुत समर्पित सिपाही के रूप में रहे और उन्होंने अपने इस क्षेत्र में ये डिग्री कॉलेज यहाँ पे निर्माणाधीन है, यहाँ पे स्वीकृत किया है। बहुत सुंदर भवन बना हुआ है और बहुत जल्दी यहाँ भवन बनने के बाद डिग्री कॉलेज यहाँ आ जाएगा। और खैरासैंण जो है अपने आप में, जिसका नाम ही सैंण है, तो नयार घाटी के प्रमुख गाँवों में खैरा, चौमासू। और हम आप बताएं कि ये नदी के पार जो हम देख रहे हैं ये बीच में नयार नदी है और ये चौमासू गांव है। बहुत अच्छी यहाँ की भी खेती है और वर्तमान में समाज में एक हीन भावना जो पैदा हुई है खेती और किसानी के प्रति, उसके कारण खेत बंजर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऊपर कुछ पहाड़ी पर आपको हम दिखाएं, यहाँ से ये सोलर प्लांट लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक प्रयास है उन पहाड़ियों पर जिन पे कोई पेड़ नहीं है लेकिन उनसे कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा है। और सूर्य भगवान के द्वारा जो ऊर्जा, सोलर जो विद्युत जो ये एकत्रित की जा रही है, तो ये अच्छा प्रयास है। चाहे इसको कोई भी कार्य कर रहा है लेकिन सकारात्मक कार्य सकारात्मक माना जाता है। तो इस समय हम ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के भतीजे हैं कुलदीप रावत जी से बात कर रहे हैं। रावत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि गांव के क्या हाल हैं, कैसे यहाँ की दिनचर्या है। यहाँ पे बाघ का बड़ा आतंक देख रहा हूँ मैं रात आपके गांव में रुका हुआ था। यहाँ मेरे पे रिलेशन है, मेरी माताजी इसी गांव की हैं। तो यहाँ पे रात को जो है बाघ ने आकर के एक जो आवारा पशु था, गाय गौवंश, उसको निशाना बनाया। तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह के हिंसक पशु तो फिर लोगों को भी निशाना बनाएंगे। जिस दिन यहाँ मवेशियों की संख्या कम हो जाएगी, ऐसे आवारा पशु नहीं मिलेंगे तो आदमियों पर भी अटैक करेंगे। क्या कहेंगे आप, और इस गाँव के बारे में बताइए आप जी। ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हो कि बाघ के बारे में, बाघ तो यहाँ अमूमन बराबर दिखता रहता है जी। कभी पशु को, कभी बकरी को, कभी कुछ जानवरों को आए दिन मारता रहता है। तो फिर बाघ का तो लगातार भय बना ही रहता है। फिर यहाँ पे भालू भी है। नवोदय विद्यालय सामने, वहाँ पे बराबर दिख जाता है हर दूसरे तीसरे दिन कैंपस के अंदर। नवोदय विद्यालय में तो उन्होंने वहाँ मेरे को लग रहा है कि जाली उली लगा रखी है, कुछ फेंसिंग कर रखी है। भी घुस जाता तार बाड़। तो बहुत ज़्यादा सतर्क करने की ज़रूरत है वन्य जीवों से। रात को जो लोग बच्चे बाहर आते हैं, रात को आना पड़ता है बुजुर्गों को, उसके लिए ज़रूरी है कि मकान के अंदर सुरक्षित जगह में ही आपके प्रसाधन होने बहुत ज़रूरी हैं। जी। क्योंकि जिस तरह से बाघ का आतंक बढ़ा है, अभी 2-3 दिन पहले खिरसू में एक बालिका, खिरसू के किसी गडोली गांव में बालिका को, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और बिल्कुल बच्ची को बाघ निशाना बना देता है। वो पता नहीं किस तरह से भाग्यवश बच्ची बाघ के मुंह से छूट गई है। तो इस तरह की स्थिति बड़ी पैदा हुई है। तो आप सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह से जो वन्य जीवों का, खासकर लेपर्ड जो तेंदुआ है, उसका बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ बढ़ गया और पलायन उससे बढ़ने के अधिक संभावनाएं लग रही हैं जी। ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी ये है कि लेपर्ड का जो नहीं, सरकार क्या इसमें प्रयास करे, किस तरह से, मतलब इन पे प्रतिबंध लगाए या जो इनका फॉरेस्ट क्षेत्र होता है वहीं छोड़े इनको, या उनको पकड़ के वहाँ शिफ्ट किया जाए, तो तभी इससे कुछ राहत मिल सकती है। क्या जिस तरह से बहुत से लोग कर रहे हैं कि अगर ये इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है लेपर्ड की, और लेपर्ड कोई लुप्त होने वाली प्रजाति नहीं है, अगर ये लोगों की आवासीय बस्ती में आते हैं, नाप खेतों में आते हैं, इन्हें मारने के ऑर्डर मिलने चाहिए। लोगों का एक कहना है, बहुत जगह लोगों का। हो सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, जी। हम क्या बता सकते हैं इस बारे में। हम यही कह सकते हैं कि इनको सुरक्षित जगह तो छोड़ा क्या उत्तराखंड के अंदर पशुओं की, वन्य जीवों की ज़िंदगी मनुष्य से ज़्यादा है क्या? ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी उनका भी जीना का अधिकार नहीं, बनता है। जीने का अधिकार है, लेकिन जो जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है, तो जीने का अधिकार तो बकरे का भी होता है। रावत जी, आप बकरे को भी तो जो है निर्ममता से हत्या करते हैं, तो ऐसे तो जीने का अधिकार सभी का है। तो ये जिस तरह से यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं और
अभी विगत जो है ये राज्य बनने के ही इन 23 सालों में मुझे लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को बाघ निशाना बना चुका है। वो तो आपकी बात सही है। हमारे क्षेत्र में भी आए दिन घटनाएं होती रहती है जी बाघ की, कभी दिखनी खाल में, कभी एकेश्वर में, जी जी। कभी पोखड़ा में, तो ये तो चलता रहता है। पर लेकिन सरकार को इस पर प्रतिबंध करना चाहिए। चलिए अब हम आपको आपके गांव में, जो इतना हरियाली वाला गांव है, ये बहुत ही सुंदर गांव है और यहाँ पर खेती की अपार संभावनाएं हैं, फल फूल की संभावनाएं हैं, क्योंकि पानी आपके पास है और जल ही जीवन कहा गया है। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ज़मीन बहुत बंजर पड़ी हुई है और ऐसे खेत बंजर पड़े हुए हैं कि जिनमें बिल्कुल बगल से नहर का पानी बह रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? कुछ तो पलायन हो गया, फिर जिनके खेत है कुछ करने नहीं देते, कुछ बोलते हमारे खेतों में हल नहीं जोतना है, जी कुछ लोगों ने खुद ही छोड़ दिए। तो पानी तो है, पानी तो पर्याप्त है, तो लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर यहाँ जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा है। जैसे आपका जड़ा हो गया, ये मोर हो गए, बंदर हो गए, लंगूर हो गया, सुअर हो गया, ये सब अब फिर आवारा पशु हैं। जी, इस कारण लोगों ने तो ये हमारे साथ में कुलदीप रावत जी हैं। इनका कहना है कि खेत जो बंजर पड़े हुए हैं, लोग उन खेतों को दूसरों को खेती करने नहीं देते हैं और बंजर पड़े हुए हैं। लेकिन तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाज में लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या लोगों में पता नहीं कौन सी ऐसी भ्रांति है कि हमारे खेत को कोई दूसरा करेगा तो वो कब्जा कर देगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं अज्ञानता का भी कारण है कि जो लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं और जिससे कि विकास अवरुद्ध हुआ है 23 सालों में। पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा गढ़वाल है, ऐसा ज़िला है जिसमें जो है 70% जो एरिया है वो डेवलप नहीं है। अगर कहीं डेवलप करने की कोई कोशिश करता भी है तो उसे सहयोग नहीं मिलता है। और ये खैरासैंण में भी इसी तरह की बातें सामने देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से कुलदीप रावत जी ने कहा कि लोगों के खेत बंजर हैं लेकिन किसी दूसरे को वो नहीं देना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके नहीं चलते हैं। तो ये फिर भी एक बेहतर प्रयास जो है यहाँ पे हुआ है कि ये जो है एक डिग्री कॉलेज की भवन बना है और ये सड़क जो है आज ये डोर नगधार जो गांव है उनको काफ़ी राहत दे रही है। फिर इसी तरह से हम और जानकारी देते रहेंगे। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री जी का घर है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में मुझे जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी कुछ उत्तराखंड के अंदर भ्रष्ट तंत्र को रोकने की कोशिश की है। उनका प्रयास रहा है कि हम हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का प्रयास उन्होंने किया था। और सबसे लंबा कार्यकाल पंडित नारायण दत्त तिवारी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 4 साल से ऊपर का उत्तराखंड में रहा है। तो ज़रूरत है इस बात की, आम जन को भी चाहिए कि ऐसे निष्ठावान नेताओं को जो समर्पित होकर के जनता के कार्य करें, उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और मेरा राजनीतिक दलों से भी यही अनुरोध है कि जो जनहित के कार्यों को संपन्न करें। जनता की गाड़ी कमाई से जो बजट राज्य सरकार को मिलता है, सरकारों को मिलता है, उसका सही सदुपयोग हो, उसे कहीं ना कहीं आगे आने का मौका देना चाहिए। और हम आप देख रहे हैं कि ये डिग्री कॉलेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें फिर बच्चे जो हैं सतपुली से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बेहतर सुविधाएं भी हैं, सड़क है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये एक अपने आप में खैरासैंण एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं हैं और कृषि की भी अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते लोगों को बेहतर रूप में एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह से हम और भी जानकारी आगे देते रहेंगे।